जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर में हम लोग बीजगणित और भाग योग के नियम पढ़ेंगे, भाग योग के सवाल पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आपको कोष्टक भी पढ़ना होगा। मतलब ये है कि बोर्ड मास के नियम आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, उसके सवाल देखे होंगे, उनको भी करना है। तो सबसे पहले बीजगणित की शुरुआत करेंगे। बीजगणित में ज़्यादातर बच्चों को समस्या होती है, ज़्यादातर मतलब ये जिनका जिनका मैथ वीक होता है उनको बीजगणित में समस्या होती है। तो आज के बाद आप परेशान मत होइएगा, आज के बाद आपको समस्या नहीं होगी इसमें। तो देखिए शुरुआत करते हैं बीजगणित में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, मतलब पूरी तरह से एकदम बेसिक से यहाँ दिया गया है, बेसिक से शुरुआत किया जाएगा और पूरा जहाँ तक भी इसमें सिस्टम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बीजगणित के जो व्यंजक होते हैं इनके व्यंजक की अवधारणा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सजातीय विजातीय पद पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग व्यंजकों का जोड़ना और घटाना पढ़ेंगे, फिर उनका गुणा, फिर उनका भाग पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद कोष्टक में हम लोग शुरू करेंगे। कोष्टक में जो चीज़ें होती हैं, भाग योग के जो नियम होते हैं उनको लगा करके सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ऊपर वाले जितनी चीज़ें हैं, बीजगणित वाली जितनी चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग एक यहाँ पर अंतर समझते हैं चर और अचर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, चर और अचर का मतलब अगर आप नहीं जानते तो समस्या यहीं से शुरू होती है। चर अचर का अगर मान लीजिए मतलब समझ जाते हैं तो काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और आज के बाद शायद आपको बीजगणित में दिक्कत ना हो। देखिए इसमें दो ही चीज़ें मिलती हैं, चर और अचर। बीजगणित में बीजगणित के जो पद होते हैं उसमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो चर, दूसरा अचर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर समझते हैं, चर क्या है, उसके बाद अचर समझेंगे। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, जबकि अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। फिलहाल इंग्लिश वाली बात अगर आपको नहीं ध्यान है कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चे ही इंग्लिश मीडियम के मिलते हैं। तो चर को क्या बोला जाता है, वेरिएबल, और अचर को कांस्टेंट बोला जाता है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, जिसका मान नियत रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों का एक शाब्दिक अर्थ मतलब इनकी डिफिनीशन जानने से पहले आप ये समझ जाइए, एकदम आसान भाषा में पहले समझ जाया जाए, उसके बाद तो डिफिनीशन तो हर जगह मिल जाती है। डिफिनीशन क्या, डिफिनीशन से नहीं मतलब होता, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि समझने लायक हैं। ठीक है, देखिए चर क्या होता है, चर पहले समझेंगे। चर को वेरिएबल हमने कहा, वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, मतलब वे सारे पद जिनका मान निश्चित ना हो, वे पद जिनका मान, वे पद जिनका मान निश्चित ना हो। एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर दिक्कत हो रही है लिखने में। वे पद जिनका मान निश्चित निश्चित ना, ठीक, वे क्या कहे जाएंगे, विचर कहे जाएंगे। और वे पद जिनका मान निश्चित हो, वे क्या कहे जाएंगे, वे अचर कहे जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अभी ये निश्चित और अनिश्चित का भी जो यहाँ पर देखिए इसकी समस्या जो है उसको भी हम दूर कर देने वाले हैं। देखिए निश्चित होने का क्या मतलब है, निश्चित होने का मतलब पहले समझेंगे तब अनिश्चित का मतलब अपने आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बोल देते हैं दो, तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 2 रुपये हैं, तो दो का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी दो का मतलब कोई और अगर बताए तो उसको चार समझा जाएगा या कुछ और समझा जाएगा। ठीक है, जैसे वो सारी चीज़ें आप समझिए पहले, जिनका मान हमेशा चाहे हम बोलें तब भी उतना निकलेगा, कोई और बोलेगा तब भी, कहीं और लिखा मिलेगा तब भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव ना हो। जैसे देखिए अगर हम 4 बोलते हैं या फिर 3 ही बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा 100 बोल देते हैं, तो 100 अगर बोला जाए हमारे पास 100 रुपये है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी और के पास होंगे तो उनको 100 रुपये के बजाय 150 रुपये बोलेगा या 115 रुपये बोलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा। 100 रुपये हर जगह 100 रुपये ही कहे जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होना है। ठीक है, अब बोला जाए वो 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी जो ये संख्या गिनी जा रही, 2 आदमी, तो ऐसा नहीं है कि किसी और जगह पर हम जाएंगे तो वो 2 आदमी का मतलब कुछ और निकल जाए, ऐसा नहीं है। 2 आदमी का मतलब 2 ही आदमी, जो कि संख्या एकदम निश्चित है कि 2 आदमी मतलब 2। ठीक है, 2 आदमी का मतलब 2। जैसे बोला जाए कुछ आदमी, तो कुछ आदमी का मतलब निश्चित तो नहीं हुआ ना, कुछ आदमी का मतलब अनिश्चित होता है। जैसे अभी हमने बोला 5 आदमी, 5 आदमी तो निश्चित हुआ ना, आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारे घर पे 5 आदमी आ रहे हैं, 5 आदमी का खाना बनवाना है।
अब बोला जाए कुछ आदमी आपके घर पे आ रहे हैं, तो कुछ आदमी बारात जाते हैं हम लोग तो बताते हैं भैया लगभग 150 आदमी जाएंगे। तो 150 आदमी का मतलब हो जाता है कि हमको खाना 150 बनवाना है, थोड़ा ज़्यादा बनवा लिया जाता है। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि कुछ आदमी आएंगे, कुछ आदमी का क्या मतलब कोई निकालेगा। तो कुछ आदमी जहाँ बात आती है, कुछ लोग जहाँ तक की बात आती है, तो ये सब क्या कहे जाएंगे, ये सब चर वाले होंगे। ठीक है, जैसे बोला जाए 150 बारात आएगी, 200 बारात आएगी, 500 बारात आएगी, तो ये निश्चित, निश्चित होने का मतलब क्या हुआ, ये अचर वाले पद में आएंगे, जिन्हें कांस्टेंट कहा जाता है अचर वाले पद में। ठीक है, तो कहने का मतलब वो सारी संख्याएं, वो सारे पद जिनका मान निश्चित होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हीं को कहा जाता है अचर। ठीक है, अब चर वाले में जैसे बोला कुछ आदमी, तो कुछ आदमी की जगह पे जब नहीं पता है तो हम लोग मैथ वाले हैं, इनको यक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं। तो इसी वजह से जैसे हम लोग अगर चर वाले में आ जाते हैं, चर वाले में क्या मिलेगा आपको, जैसे चर वाले की अगर हम बात करें तो इसमें यक्स वाई या यक्स वाई साथ में हो जाए, तो इसका यक्स और वाई इनकी जगह पे जेड हो जाता है, टी हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कभी जानते नहीं कि इनकी जगह, कभी कभी यक्स की जगह पे हम लोग मान निकाल लेते हैं तो 5 आ जाता है, कभी कभी 5/2 आ जाता है, कभी कभी 5 की जगह पे मतलब यक्स का मान जो है कुछ और आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यक्स का मान कुछ निश्चित थोड़ी है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे बचपन में ही, तो उसमें जब हम लोग यक्स वाई जेड ये सब पाते थे, तो उसको सॉल्व करने के बाद किसी क्वेश्चन में यक्स का मान ही 5 आ रहा है, यक्स का मान 7 आ रहा है, कुछ और आ रहा है। ठीक है, लेकिन 2 4 300 जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन यक्स का मान कुछ भी आ सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं, चाहे जो आप सोच लीजिएगा, जो जिनका मान अनिश्चित रहेगा, वे सारे पद जिनका मान अनिश्चित है, तो वो सब क्या कहे जाएंगे, वो सारे के सारे चर पद कहे जाएंगे। ठीक है, और अचर का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, चर और अचर ये बातें अगर आप समझ गए, तो सबसे पहले हम लोग पद की बात कर लेते हैं। चर और अचर के बाद आता क्या है, इन्हीं से मिल करके बनता है पद। ठीक है, इन्हीं से मिल करके क्या बनता है, पद। तो कुछ बातें हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए, पद से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, पद से जुड़े हुए। ठीक है, पद क्या है, तो जैसे देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं पद होते हैं क्या है। जैसे देखिए, पद की बात करते हैं, जैसे हमने कहा 2, तो ये अलग पद हो गया। ठीक है, 2 यक्स बोल दिया गया, ये भी पद है। 2 एक्स वाई बोल दिया गया, दो क्या कोई भी संख्या हो सकती है, 4 एक्स वाई हम लिख लेते हैं, 7 वाई जेड लिख लेते हैं, तो ये सारे के सारे पद होते हैं। ये अलग हमने कामा लगाया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पद। ऋण 7 वाई जेड आ जाए, ऐसे बहुत सारे कुछ भी हो जाते हैं, इनको पद बोला जाएगा। मतलब ये अलग अलग, अभी थोड़ी सी समस्या अगर होगी वो भी दूर हो जाएगी, परेशान नहीं होना। ये सारे क्या कहे जाएंगे, पद कहे जाएंगे। कहने का मतलब देखिए, इसमें चर और अचर दोनों भी हो सकते हैं, जैसे अलग अलग भी। जैसे सिर्फ यक्स लिखा जाए, ये भी पद में ही गिना जाएगा। सिर्फ वाई लिखा जाए, पद में ही गिना जाएगा। यक्स वाई लिखा जाए, पद में ही गिना जाएगा। लेकिन अगर जैसे अभी इनको साथ में लेते हैं, अभी हम बताएंगे जब साथ में लिया जाएगा तब इनका क्या नाम निकलेगा, क्या इनको बोला जाएगा, ये सारी चीज़ें पद में गिनी जाती है। ठीक है, पद में और व्यंजक में फ़र्क क्या होता है ये भी समझेंगे आप। ये सब चीज़ें क्या हैं, पद हैं, इतना आप समझिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं वो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, जैसे 7 एक्स वाई हमने लिख रखा है, यहाँ देख लीजिए 7 एक्स वाई, तो 7 एक्स वाई का मतलब हो जाता है 7 गुणे यक्स गुणे वाई गुणे, सॉरी जेड है, 7 वाई जेड है। 7 वाई जेड का मतलब हो जाता है 7 गुणे वाई गुणे जेड। तो यहाँ देखिए, ये सारी चीज़ें गुणा के रूप में। ठीक है, अब जैसे 7 वाई जेड था, -7 है, -7 इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो ये भी क्या है, गुणा के रूप में। यहाँ देखिए 4 एक्स वाई है, 4 गुणे एक्स गुणे वाई, तो 4 एक्स वाई क्या है, ये भी गुणा के रूप में है। तो कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर गुणा के रूप में ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई कन्फ्यूजन मन में मत रखिए। अभी देखिए, जो भी समस्याएं हैं वो दूर होने वाली हैं, परेशान नहीं होना। ये सारे पद के ही थोड़ा सा हमने इनको गुणा के रूप में लिख लिया है कि हाँ पद इस तरह से मिलते हैं। लेकिन जैसे यहाँ गुणा का क्या संबंध आ गया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, अभी ये आपको दिख रहा है, अगर यहीं दिया जाए 2 + 2 यक्स, तो ये पद नहीं कहे जाएंगे, ये व्यंजक कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, व्यंजक। या फिर इसे दिया जाए 2 - 2 यक्स, तो ये सब व्यंजक के अंतर्गत आएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है, यहाँ गुणा नहीं, अगर गुणा होता, गुणा के रूप में होता, तो इनको क्या कहा जाता, पद ही कहा जाता। ये अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपसे अलग से पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा मन में रखिए, थोड़ा सा सोचिए किस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग चर अचर समझ गए हैं, अब पद समझ रहे हैं, पद के बाद व्यंजक।
तो कई पदों से मिल करके व्यंजक बन जाता है। कभी कभी एक पद का भी व्यंजक होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे सिर्फ ज़्यादा पद होंगे तभी व्यंजक होगा, एक पद का भी व्यंजक होता है। अभी मैं उसको व्यंजक के प्रकार भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं व्यंजक बता रहा हूँ, व्यंजक के प्रकार भी अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्यंजक का कुछ और रूप समझ लेते हैं, व्यंजक के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। जैसे देखिए ऐसे लिखा होता है 2+3x+9y, ऐसे दे दिया, ये सब व्यंजक होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने पद होंगे, 1 2 3 पद होंगे, ठीक है। ये बात आप समझिए पहले कि अब देखिए यहाँ पर ये पद अलग है, ये पद अलग है, ये पद अलग है। जैसे बोला जाए इसके पदों को लिखिए, आपसे बोला जाए कि इसके पदों को, तो आप 2 अलग लिखेंगे, 3x अलग लिखेंगे, 9y अलग लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी इसके पदों को बोला जाए तो इनके पद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ऋण 2x अलग लिखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ साफ आपको दिख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ व्यंजक से अलग अलग पद लिख रहे हैं, ठीक है। व्यंजक से क्या कर रहे हैं, अलग अलग हम लोग पद लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जो कन्फ्यूजन होगा शायद अभी तक का जो हमने बताया उसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कि यहाँ पर जैसे या जोड़ के रूप में हम इनको लिख लेते हैं, घटाव के रूप में लिख लेते हैं, तब तो इनको क्या कहा जाएगा, व्यंजक का एक रूप माना जाएगा। लेकिन अगर गुणा के रूप में होगा तो वो सब एक ही पद में आएगा। मतलब देखिए व्यंजक जो होता है वो इसको भी व्यंजक बोला जा सकता है, इसको भी, जैसे जरूरी नहीं है कि ये साथ में जुड़ा रहे। मतलब जैसे अगर 2x दिया जाए, 2xy दिया जाए तो ये व्यंजक ही ये भी कहा जाएगा, ठीक है। बस ये है कि जैसे ये साथ में जुड़ा तो ये भी व्यंजक, लेकिन इनको एक पद भी बोला जा सकता है, इनको 2 पद बोलेंगे, 2 पदों को मिला करके बना हुआ है। यहाँ 2 पद मिल करके बने हुए हैं, यहाँ पर 3 पद हैं, यहाँ सिर्फ एक पद है, ठीक है। व्यंजक सबको बोला जाएगा, लेकिन बात यह है पदों की संख्या अलग अलग होगी, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब एक बात और यहाँ पर है, एक बात जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो तब तो मज़ा आ जाए, यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ आपको बता दी है, जैसे 2xy था, या इस तरह से एक पद वाले भी व्यंजक ही कहे जाएंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप और एक चीज़ देख लीजिए। जैसे एनसीईआरटी की बुक अगर आप लेते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में शायद 7th या 8th में इसके बारे में विधिवत जानकारी बिल्कुल ऐसी है, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो परेशान नहीं होना, ज़्यादातर चीज़ें मैं खुद ही बता दूंगा, तो आपको दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको बाद में सिर्फ खुद के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए होंगे जो मैं ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए व्यंजक के प्रकार में थोड़ा सा आपको बता दूं, तब कुछ समस्याएं जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। व्यंजक के प्रकार, व्यंजक के प्रकार, जैसे व्यंजक के प्रकार जो भी हैं आप देखेंगे, कई व्यंजक मिलते हैं, जैसे एक पदी, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी और बहुपदी सीधे इसके बाद, इन्हें बहुपद कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आप इतना समझ जाइए, ठीक है। अब जैसे एक पदी का मतलब क्या होगा, अब आप इसमें थोड़ा सा जो समस्या अभी तक थी वो अब दूर हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक जो व्यंजक हमने बताया उनके बारे में थोड़ा सा समझिए आप। जैसे देखिए अभी क्या है, हमने आपसे कहा कि व्यंजक के प्रकार होते हैं, तो यही है व्यंजक के प्रकार। जैसे एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक में जैसे सिर्फ क्या दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 2x, तो ये व्यंजक एक पदी होगा, ठीक है। जैसे 3zx, ये एक पदी व्यंजक होगा, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 10x² आ जाए, ठीक है, -5zx आ जाए, ठीक है। तो ऐसे जो भी मिलेंगे आपको ये सब क्या होंगे, एक पदी। लेकिन द्विपदी में क्या होता है, जैसे दे दिया जाए 2x + 3y, 7x² 7x² + 9, ठीक, या फिर -9xy + z। तो ऐसे द्विपदी कहे जाएंगे। इसमें देखिए 2 अलग अलग पदों को जोड़ करके यहाँ पर बना हुआ है, इन सबको देख लीजिए आप अपने आप, ठीक है। अब जो समस्या वहाँ पर थी शायद थोड़ी बहुत दूर हुई हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। जैसे बोला जाए कोई एक पदी व्यंजक का उदाहरण दीजिए, तो अगर आपसे बोला जाए एक पदी व्यंजक का उदाहरण दीजिए, तो आप उदाहरण कैसे देंगे जब तक आपको जानकारी नहीं होगा कि एक पदी व्यंजक है क्या चीज़, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे अलग अलग बन जाता है, और एग्जाम में आपने देखा होगा, पता लगता है पूरी सीरीज आपने पढ़ लिया, एक आध क्वेश्चन ऐसे बना दिए जो कि सीरीज में था ही नहीं, तो उसका भी तो नंबर कट जाता है। त्रिपदी वाले में क्या होगा, जैसे x + y और +9 लिख दिया गया, या फिर 2x - 3y + 4 लिख दिया गया,
या फिर 7x², 7x², 7 बार बार जेड बन रहा है हमसे, और 9+2x, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है। लेकिन पद कितने होंगे, पद जो होंगे वो 3 ही होंगे। 9x प्लस ऐसा करते हैं, हाँ चलिए 6 लिख लेते हैं। तो ये सब अलग अलग देखिए 3 पद हो जाते हैं। मतलब यहाँ आपको दिख रहा होगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में ये फर्क आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 पद जुड़े हुए हैं। यही चीज़ है, हमने कहा वहाँ गुणा होता है, यहाँ व्यंजक बन रहा है, ठीक है। तो एक पदी व्यंजक, जिसे हम आपको बताते हैं व्यंजक को ही क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जैसे ये एक पदी को मोनोमियल बोला जाएगा, द्विपदी को बाइनॉमियल, इसको बोला जाता है ट्राइनॉमियल, इसको पॉलिनॉमियल बोला जाता है। पॉलिनॉमियल में आप इन सबको भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन सबको, ये सब तो इसी का परिवार है। लेकिन अब जैसे 4 पद वाले हो जाते हैं तो इनको सीधे सीधे बहुपद वाले में ही, क्योंकि अभी ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी तो अब या तो संख्या के आधार पे आप बता दीजिए पंच पद, षष्ठ पद, ठीक है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ बहुपद में अब इससे बड़े वाले, जैसे पता लगता है 4 पद आ जाते हैं, ये ऐसे 4 पद आ गए, ठीक है। तो इनको बहुपद में रखा जाएगा। ये अब समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी समस्या और अभी है, उसको बताते हैं। आप शायद उसको ध्यान नहीं दे रहे होंगे, या जो लोग ध्यान दे रहे होंगे उनको भी मैं बता देता हूँ। जैसे गुणांक की बात, जैसे कोई बहुपद आपको दिया जाए और बोला जाए गुणांक बताइए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, आपसे बोला जाए कि एक क्वेश्चन है 2x + 3/2 z² और प्लस क्या माइनस कर देते हैं -10y, ठीक है। अब आपसे बोला जाए पदों को बताइए। तो पद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपसे पद अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसा करिएगा, 2x अलग लिख लीजिए, ठीक, 2x अलग लिखिए, और 3/2 z² अलग लिखिए, -10y अलग लिख लीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग पद हो जाते हैं, ये आपके अलग अलग पद हो जाएंगे। जैसे सिर्फ देखिए हम इसमें कुछ और चीज़ों को बताने वाले, इसी वजह से अलग अलग लिख रहे हैं। नहीं तो आप क्या करते, सिर्फ इसको लिखते, कामा लगा देते, इसको लिख लेते, कामा लगा के इसको लिखते। मतलब ये है कि आप कैसे लिख लेते, जैसे हमने कहा कि सिर्फ पद आपसे पूछा जाए कि इसमें पदों को लिखिए, आप पदों को बताइए, तो 2x अलग पद हो जाएगा, और 3/2 z² अलग पद हो जाएगा, -10y अलग पद हो जाएगा। तो ये पद हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पद के साथ साथ में एक चीज़ और बोला जाए, जैसे देखिए ये क्या चीज़ है, ये हमने जो लिखा हुआ है ये है पद, ठीक है। तो पद को हम एक बार आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहेंगे। ये पद को हम लोग अलग समझ लेते हैं, ठीक है। पद और इनके गुणांक जो हैं उनको अलग समझ लेते हैं। एक चीज़ होता है गुणांक, जो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं, कोफिशिएंट इनको बोला जाता है। गुणांक को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। पद और गुणांक, क्योंकि अलग अलग पदों के गुणांक अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 2x है, इसमें गुणांक कौन सा होगा, जैसे हमने कहा है बीच बीच में गुणा होता है ना, तो यहाँ x है, 2 है, 2x, ठीक है। यहाँ पर इसका गुणांक 2 आप लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे, और यहाँ देखिए 3/2 लेंगे। मतलब z² के साथ में गुणा के रूप में क्या है, 3/2 है। अभी -10y है तो इसका गुणांक क्या होगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो यहाँ कांस्टेंट के रूप में, गुणा के रूप में होगा वो लिखा जाएगा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है ऐसे दे देगा, बोलेगा कि इसके गुणांक, इसके पदों को लिखिए और उनके गुणांक लिखिए, ठीक है। पदों को लिखिए और उनके गुणांक लिखिए। तो पद क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, उसके बाद जो भी गिनती के रूप में होगी। अब एक समस्या और, एक समस्या ये है कि मान लीजिए इसी में क्या आ जाए, एक समस्या ये है कि मान लीजिए इसी में दिया जाए z, तो आपने पद तो z यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए आपको पता चल गया कि चलिए इसमें 4 पद हैं और 4 पदों में जैसे z दे दिया गया, ठीक है। अब z अगर आपको दिया गया है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें इसके साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप लिखेंगे। जैसे 1 होता है कोफिशिएंट के रूप में। जैसे z अगर आपको मिल गया, z जैसे आपको मिल रहा है z पद के रूप में, और ऐसे और भी मिल सकते हैं जिनमें सिर्फ क्या हो, वेरिएबल हो, मतलब चर हो। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे इनके साथ में आपको कोई संख्या नहीं दिख रही, जिनके साथ में कोई संख्या नहीं होगी तो उसमें आप क्या लिखेंगे, गुणांक के रूप में 1 लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे देखिए यहाँ x के साथ में 2 है तो आपने ये पद लिखा हुआ है, इसके साथ में 2 गुणांक के रूप में मिल गया। अब देखिए यहाँ 3/2 है तो 3/2 गुणांक के रूप में ही लिखा जाएगा। यहाँ -10 लिखा जाएगा गुणांक के रूप में। लेकिन जैसे यहाँ z है ना, z के साथ में यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। जैसे कुछ गिनती नहीं दी गई है तो हर जगह पर 1 माना जाता है गुणांक के रूप में, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, ध्यान से समझना होगा
हर चीज़ को। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन जो आपको एक एग्जाम्पल बताया था बहुपद वाले में, यहाँ देखिए इसके साथ में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर साथ में गुणांक के रूप में क्या है, कुछ नहीं है, तो आप क्या मानेंगे 1 यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर 4 मानेंगे, यहाँ पर 5 मानेंगे, और यहाँ तो ये अचर पद, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाएगा, अचर पद बोला जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो यहाँ पर देखिए जिनके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होगा तो वो कौन सा पद होता है, ये होता है अचर पद। अचर पद अभी आपने पढ़ा था अचर पद, तो ये वही अचर पद है। ठीक है, जो जिनके साथ में कोई चर पद नहीं होगा उन्हीं को अचर पद बोल दीजिएगा किसी भी बहुपद में। जैसे इसमें देखिए अचर पद 9 कहा जाएगा, इसमें अचर पद 4 कहा जाएगा, इसमें 6 कहा जाएगा, और इसमें देखिए अचर पद है नहीं, यहाँ पर 9 कहा जाएगा, और जगह नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अचर पद आपसे बोला जाएगा तो इसमें जो गिनती के रूप में आपको मिले, जो जिनके साथ में चर नहीं होगा उन्हीं को अचर पद के रूप में आप बताएंगे। बाकी आपको सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद आता है क्या चीज़, इसके बाद का जो है वो सजातीय विजातीय पद। ये बहुत आसान चीज़ है, सजातीय विजातीय आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा सा आप ये जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है। जैसे समस्या अगर आपको है सजातीय और विजातीय, बिल्कुल आसानी से बताऊंगा मैं सजातीय विजातीय। देखिए सजातीय और विजातीय के बीच में डायरेक्ट अंतर ही समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय। सजातीय को लाइक टर्म बोला जाता है, विजातीय को अनलाइक टर्म बोला जाता है। ठीक है, लेकिन सजातीय विजातीय को अगर आप सामान्य भाषा में समझना चाहें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है ये समझिए आप। जैसे देखिए अगर जंतुओं का ग्रुप माना जाए, जंतुओं में आपने 9th में बायोलॉजी पढ़ा होगा, वहाँ से ही शुरू किया गया था, अब तो कट गया है, अब तो सीधे 11th में मिलता है बायोलॉजी में। जंतुओं की बात करते हैं तो जंतु में हम लोग भी आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, और जो भी जानवर हैं वो सारे के सारे आते हैं जंतुओं में, पक्षी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये जंतुओं में आ रहे हैं तो जंतुओं में मनुष्य क्या है, एक जाति है। मनुष्य क्या है, एक जाति, मतलब हम, आप, आपके मित्र, आपके गुरुजी, सबके सब क्या आते हैं, एक जाति के अंतर्गत। मतलब वो जाति कौन सी है, मनुष्य वाली है। ठीक है, इसके बाद पता लगता है कुत्ता, कुत्ता एक जाति है, जंतुओं के अंदर कुत्ता एक जाति है। ठीक है, गाय एक जाति, गाय क्या है, एक जाति है। ठीक है, अब गाय वो साहीवाल है कि कौन सी है उससे नहीं मतलब, गाय मतलब एक जाति है। अब इसके अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंतर्गत अब पता लगता है मनुष्य में हम लोग बहुत सारे क्लासिफिकेशन, जाति, फालतू वाली चीज़ें जो है कर रखे हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है आप जान लीजिए कि सबके सब पूरे ब्रह्मांड की क्या बात करते हैं, जब पृथ्वी पर मान लीजिए, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे आप इसमें रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक जाति के हो जाएंगे, मनुष्य क्या हो जाएंगे, एक जाति के। जितने कुत्ते पूरे विश्व में होंगे वो एक जाति में आएंगे, और जितने भी गाय होंगे वो एक जात में। ठीक है, फिलहाल वो बात आप समझिए। अब यहाँ देखिए आपको सजातीय और विजातीय में अंतर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सजातीय क्या होंगे, जैसे 2x दिया जाए या 5x दिया जाए या 7x दिया जाए या 27x दिया जाए, तो ये सब एक, जैसे देखिए सबके साथ में x है ना, आगे जो आपका गुणांक है इससे नहीं मतलब रखना है कि गुणांक अलग अलग है। यहाँ गुणांक से मतलब रखना ही नहीं है, यहाँ देखना है कि जो चर पद है वो क्या है। तो सब में देखिए यक्ष आपको दिख रहा होगा, सब में क्या दिख रहा है, सब में आपको यक्ष दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में यक्ष दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सजातीय पद आपको इस प्रकार से, जैसे ये सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, सजातीय। अब ऐसे ही अगर हम देखें जैसे 2xy, 9xy, 5zx, zx नहीं, बिल्कुल नहीं, zx नहीं रखना है। सबके साथ में देखिए एक्स वाई, कहने का मतलब वेरिएबल आपका सब में समान होना चाहिए, जो वेरिएबल है, चर पद है, वो सब में समान होना चाहिए। जैसे देखिए 6x² दिया जाए, 27x² दिया जाए, 93x² दिया जाए, तो देखिए सब में क्या है, सब में आप देखेंगे जो चर पद हैं वो समान है, सब में चर पद समान है। लेकिन विजातीय का मतलब जैसे अभी दिया जाए 2x और 3y, तो ये सब विजातीय कहे जाएंगे, ये विजातीय होंगे अलग अलग। देखिए इनके साथ में चर पद अलग अलग हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिनमें चर पद समान होंगे उनको सजातीय, और जिनमें चर पद अलग अलग होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, विजातीय। ठीक है, अब जैसे 3xy है,
अगले में 5xz दिया जाए, देखिए यहाँ xz है, यहाँ xy है, तो ये अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, अब एक बात और समझ आइए, जैसे अगर आपको दिया जाए 9x² और यहाँ पर दिया जाए 7x, तो ये मत सोचिएगा इसमें भी x है इसमें भी x है, ये भी विजातीय में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनके साथ 2x है, इनके साथ एक ही x है, तो एकदम बिल्कुल समान होना चाहिए। कहने का मतलब अगर x² का क्रम देखा जाए तो x² के ही रूप में सारे पद होने चाहिए। अगर आपके x के रूप में है तो सिर्फ x के रूप में, जैसे यहाँ देखिए सिर्फ x के रूप में है सारे पद, यहाँ पर देखिए लेकिन x² के रूप में है, दूसरा क्या है x के रूप में है। इस वजह से क्या होगा, ये सब कैसे पद कहे जाएंगे, विजातीय पद में। ठीक है, जैसे अभी आप सिर्फ वेरिएबल से ही समझ सकते हैं, चर से ही समझ सकते हैं सजातीय और विजातीय। ठीक है, इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जोड़ और घटाव में, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए कि सजातीय विजातीय क्या है। ठीक है, अब इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ यक्स और यक्स देखकर काम मत करिएगा, आपको डिग्री भी देखनी होगी। जैसे यहाँ देखिए घात 1 है, यहाँ 2 है, तो देखिए ये विजातीय पद के अंतर्गत आ जाएंगे दोनों। कौन दोनों? ये वाला और ये वाला, ये दोनों विजातीय कहे जाएंगे। ठीक है, सजातीय में जैसे यक्स 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 है तो सबके साथ में यक्स होना चाहिए, जिनके साथ x² है तो सबके साथ में x² आना चाहिए। ठीक है, तो वो सजातीय कहे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन समझिए आप। जैसे आपसे बोला जाए 2x 3x 5x², 9zx 2y, अब इसमें बोला जाए और 7y। ठीक है, और आपसे बोला जाए 9x²। ठीक है, अब आपसे बोला जाए इसमें सजातीय पद चुनिए, सजातीय पद। तो देखिए सजातीय पद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, यही ध्यान देना है। जैसे देखिए इसमें 2x और 3x सजातीय कहे जाएंगे, और आगे बनता है 5x² और 9x² सजातीय पद कहे जाएंगे, और इसके बाद फिर y वाला देख लीजिए 9y और 7y सजातीय पद कहे जाएंगे। इसमें देखिए इनके साथ y है, इस वजह से ये सजातीय x² है, इस वजह से इनको, और x है तो इनके साथ में हर एक सजातीय पद को आप ऐसे चुन लेते हैं। देखिए ये सजातीय हो गए, इसमें देखिए ये वाला और ये वाला देखिए x² है इनके साथ में, यहाँ y है तो y वाले के साथ में। ठीक है, बस यही सजातीय हैं। अब अलग अलग देखा जाए तो विजातीय होंगे। ठीक है, जैसे ये और ये विजातीय हो गए। ठीक है, विजातीय मतलब दोनों में जो चर पद होगा वो अलग अलग होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं का यूज हम लोग करते हैं जोड़ और घटाव में। मतलब क्या है कि जोड़ और घटाव कैसे करते हैं, जिनको सजातीय विजातीय नहीं पता होगा उनको दिक्कत होगी, जिनको पता है उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब हम लोग जोड़ और घटाव अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।